गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे पास द मुगल्स 16 टू 17 सेंचुरी। 16 टू 17 सेंचुरी तक जो मुगल्स थे वो क्या कंडीशन थी उनकी। तो मुगलिया दौर जो था उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं द मुगल्स 16 टू 17 सेंचुरी के। कहते हैं रूलिंग एज अ लार्ज टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स वाज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकम्प्लिश इन द मिडिल एज। कहते हैं कि ये जो इतनी बड़ी टेरिटरी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स थे, पीपल्स थे, तो इसको क्या करना था, रूल करना जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क था। हर मिडिल एज की अगर हम बात करें, कोई भी रूलर हो उसके लिए जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क था इसके ऊपर रूल करना। क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रेडिसेसर्स द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकम्प्लिश्ड व्हाट हैड hitherto streams possibles for only short periods of time। कहते हैं कि ये जो मुगल्स की अगर हम बात करें तो अपने प्रेडिसेसर्स के कंपैरिजन में देखें, कंट्रास्ट में देखें, अगर हम उनके मुकाबले में देखें तो इन्होंने क्या किया था, मुगल्स ने एक एम्पायर जो है वो अकम्प्लिश की थी, इस्टेब्लिश की थी, जिसके अगर हम बात करें तो अब तक क्या थी, एक ऐसी जो है पॉसिबिलिटी हमें लग रही थी कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या कर पाएंगे, इसको जो है पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinents। कहते हैं कि 16th सेंचुरी के हाफ की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी किंगडम को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था, आगरा से लेकर दिल्ली तक, और 17th सेंचुरी के ख़त्म होने तक इन्होंने नियरली जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में कर लिया था। दे इम्पोज structures for administration and ideas of governance that outlasted their rules, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore। अब इन्होंने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे स्ट्रक्चर को इम्पोज कर दिया था, एज आ आइडिया ऑफ गवर्नेंस दे दिया था, एज ए आउटलास्टेड जो है चीज़ें जो है यहाँ पे नदी थी जो ना कभी ना ख़त्म होने वाले थे। तो उन्होंने क्या था, एक इस तरीके का पॉलिटिकल क्ल्यू जो है, ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे छोड़ दिए थे जो क्या था कि जो आने वाले जितने भी रूलर्स थे, सक्सीडिंग रूलर्स इनके थे, उनके लिए इग्नोर करना काफ़ी मुश्किल काम था। Today, the Prime Minister of India addressing the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Forts in Delhi, the residence of the Mughal empires। कहते हैं कि आज के टाइम की अगर हम बात करें, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, जहाँ से ये पूरे नेशन को एड्रेस करते हैं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, ये जो रेड फोर्ट के से, तो ये रेड फोर्ट जो है ये भी क्या है, इन मुगल्स एम्पायर का रेजिडेंस रहा है, घर रहा है। तो ये आप देख रहे होंगे पिक्चर्स में, रेड फोर्ट जो है वो दिखाया गया है, ये दिल्ली का लाल किला जिसे कहा जाता है। तो ये है। उसके बाद कहता है हु वर्स द मुगल्स, ये मुगल्स कौन लोग थे। कहता है कि मुगल्स फर्स्ट डिसेंडेंट्स दैट ऑफ टू ग्रेट lineage ऑफ रूलर्स फ्रॉम देयर मदर साइड्स, दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ Genghis Khan died in 1227, the Mongols rulers who ruled over parts of China and Central Asia. From their father's sides, they were successors of Timur, died in 1404, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey। कहते हैं कि जो मुगल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या थे, इन मुगल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या थे, डिसेंडेंट्स थे टू ग्रेट लीनिएज से। ठीक है, टू ग्रेट लीनिएज के क्या थे, ये डिसेंडेंट्स थे। मदर साइड से अगर हम देखें तो ये जिनके जो डिसेंडेंट थे वो कौन से थे, जंगीज़ खान जिसका नाम था, और जो मंगोल रूलर्स थे जिन्हें चाइना के ऊपर, सेंट्रल एशिया के ऊपर जो है रूल किया, तो ये फादर के साइड से इनके, कहते हैं इनके सक्सेसर जो थे, जिनको जो तैमूर थे जिनका नाम 1404 में जिनकी डेथ होती है, ये ईरान के रूलर रहे हैं, इराक के, और जिसे मॉडर्न टाइम में हम तुर्की कहते हैं। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मुगल्स। कहते हैं कि ये जो मुगल्स थे, ये जो है डिड नॉट लाइक टू बी मुगल्स, ये बी कॉल्ड मुगल्स और मंगोल्स, ये मुगल्स की तरह जो है ये ट्रीट नहीं करना चाहते थे। दिस वाज बिकेन चंगेज़ खान्स मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैसेकर्स ऑफ इन्यूमरेबल पीपल्स। कहते हैं कि जब कि अगर हम बात करें इस, क्योंकि ये जो चंगेज़ खान था इसकी याद जो है जुड़ी हुई थी, ये जो कत्ले आम हुआ था इन्यूमरेबल पीपल्स का, बहुत सारे लोगों का जो कत्ल हुआ था उसके साथ इसकी जो है यादें जुड़ी हुई थी। इट वाज आल्सो लिंक्ड विद उज़्बेक्स देयर मंगोल्स कंपिटिटर्स।
अब कहते हैं कि आल्सो जो है किसके साथ लिंक थे, उज़्बेक्स के साथ लिंक थे जो मंगोल्स के क्या थे, कंपिटिटर्स थे। ऑन द अदर हैंड्स द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टिमुरिड्स एंसेस्ट्रीज, नॉट लीस्ट ऑफ द बिकॉज द ग्रेट एंसेस्टर्स हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये मुगल्स जो हैं ये जो तैमूर जो था उसकी अगर जो एंसेस्ट्री जो पुरानी चीज़ें थी या पुराना जो रूल था उसके साथ जो है ये क्या थे, काफ़ी प्राउड फील करते थे और काफ़ी सारी जो क्या गए थे अपने एंसेस्टर्स कुछ काफ़ी सारी जो इनके ग्रेट एंसेस्टर्स थे उनके साथ जो है ये जुड़े हुए थे और दिल्ली को जो है इन्होंने 1398 में कैप्चर कर लिया था। कहते कि दे सेलिब्रेट देयर जिनोलॉजी पिक्टोरियली, ईच रूलर्स गेटिंग ए पिक्चर मेड ऑफ द तैमूर एंड हिमसेल्फ। अब ये क्या करते थे, सेलिब्रेट करते थे जिनोलॉजी को, जेनेटिक्स जो इनका जो रूल चल रहा था, इनके जो फोर फादर्स थे उनका जो रूल था उनको क्या कर रहे थे, ये उनकी पिक्चर्स को सेलिब्रेट कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे रूल किया था। हर एक जो रूलर्स था वो क्या कर रहा था, तैमूर को अपने खुद को क्या कहता है, तैमूर की एक पिक्चर बता रहा था कि हम क्या हैं, उनके जेनेटिक्स हायरार्की में से हैं। तो वो सभी चीज़ें क्या कर रहे थे, ये उस टाइम जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, शो कर रहे थे। उसके बाद आता है मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स। जो मुग़ल थे उनकी मिलिट्री कैंपेन्स कैसी थी। सबसे पहले नाम आता है बाबर, द फर्स्ट मुग़ल एम्पायर्स सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फिरगाना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुग़ल एम्पायर जो बाबर थे उन्होंने क्या किया था, ताज तख्त को संभाला था फिरगाना के ताज तख्त को 1494 में, जब ये सिर्फ 12 साल के थे। ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू हिज इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप्स द उज़्बेक्स। उसके बाद क्या किया गया, इनको फोर्स किया गया कि वो अपने एंसेस्ट्रल थ्रोन्स को, जो ताज तख्त है जो उनके फोर फादर्स से जो चलता आ रहा है उसको वो छोड़ दें, क्योंकि जो है अनदर जो है मंगोल ग्रुप्स का इन्वेजन हो गया था जिनको उज़्बेक कहा जाता था। आफ्टर ईयर्स ऑफ वेंडिंग्स ही सीज काबुल इन 1504 एंड 1526। 1504 काफ़ी आगे पीछे घूमने के बाद जो है इन्होंने काबुल को जो है वो सीज़ कर लिया था 1504 में। In 1526 he defeated the Sultan of Delhi Ibrahim Lodi and Panipat and captured Delhi and Agra. In 1526 में इन्होंने डिफीट किया था, हरा दिया था सुल्तान जो थे दिल्ली के इब्राहिम लोदी या पानीपत में, और कैप्चर कर लिया था दिल्ली और आगरा को। उसके बाद ये मैप जो दिया गया है, मैप में मिलिट्री कैंपेन्स जो है अंडर अकबर एंड औरंगज़ेब, मिलिट्री कैंपेन्स जो है कहाँ कहाँ चलाएगी, मिलिट्री की मुहिम जो है वो कहाँ कहाँ चलाएगी अकबर और औरंगज़ेब के टाइम में। तो ये देख रहे होंगे श्रीनगर है, लाहौर है, पानीपत है, दिल्ली है, मथुरा, आगरा, अजमेर, चित्तौड़। तो ये सभी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह चलाई जा रही थी उस टाइम। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं मुगल्स ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशंस, द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनेटरी के जो ट्रेडिशंस था उसको जो है उसके ऊपर बिलीव नहीं करते थे कि जो एल्डर सन है सिर्फ वही क्या करेगा, थ्रोन को संभालेगा, ताज तख्त को संभालेगा। तो इसके ऊपर जो है मुगल जो है बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। वेयर द एल्डर सन इनहेरिटेड फादर स्टेट्स, इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल्स एंड तैमूरिड कस्टम ऑफ copper sceneries inheritance or divisions of the inheritance among all the sons. Which do you think is a fairer division of inheritance, प्राइमोजेनेटरी और कोपरसिनरी? कहते हैं कि ये क्या करते थे, जो इस तरीके के जो मुगल्स थे वो प्राइमोजेनेटरी को जो है वो फॉलो नहीं करते थे, बिलीव नहीं करते थे कि सिर्फ एल्डर सन है वही क्या करेगा, इनहेरिट करेगा फादर की स्टेट को। ये फॉलो करते थे कि मुगल्स और तैमूरिड्स कस्टम्स जो थे कि सभी जितने भी सन हैं उनके अंदर जो है इक्वली जो है वो डिवाइड हो प्रॉपर्टी। कहते हैं कि आपके ख्याल में जो है कौन सी जो है डिवीज़न जो है वो ज़्यादा फेयर है। उसके बाद आता है मुगल्स रिलेशन विद अदर रूलर्स। मुगल्स का जो है अदर रूलर्स के साथ क्या रिलेशंस था। कहते हैं कि मुगल रूलर्स कंपेंड कॉन्स्टली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। मुगल रूलर्स जो है जो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे थे, कंपेन चला रहे थे उनके अगेंस्ट, जो रिफ्यूज़ कर रहे थे इनकी अथॉरिटी को जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मान रहे थे, उनके अगेंस्ट क्या चल रहे थे, ये कंटिन्यू जो क्या कर रहे थे, कंपेन्स वगैरह चला रहे थे। बट एज द मुगल्स बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स आल्सो जॉइन दम वॉलेंटरली। लेकिन जब मुगल्स जो है पावरफुल बनने लगे तो काफ़ी सारे ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने वॉलेंटरली जो है इनको ज्वाइन कर लिया। द राजपूत आर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। जो राजपूत से उस टाइम को यहाँ पे गुड एग्जाम्पल आते हैं जिनने क्या किया था, इनको ज्वाइन किया था। Many of them married their daughters into Mughals families and receive high position, but many resisted as well.
कहते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे राजपूत थे जिन्होंने अपनी डॉटर्स की मैरिज जो है मुगल्स फैमिली में की और एक हाई पोजीशन को रिसीव किया, लेकिन काफ़ी सारे क्या करते थे, उसको अभी भी रेजिस्ट कर रहे थे, नहीं मान रहे थे। उसके बाद आता है दिस सिसोदिया राजपूत साहब मेवाड़ रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम्स। जो सिसोदिया राजपूत से मेवाड़ के, वो रिफ्यूज़ कर रहे थे मुगल अथॉरिटी को काफ़ी लंबे अरसे से। वंस डिफीटेड होवर्स दे वर ऑनरेबली treated by the Mughals, given their lands, watan back as assignments, watan jagir. The careful balance between defeating but not humiliating other opponents enable the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains, but it was difficult to keep this balance all the times. कहते हैं कि एक बार जो है हराने के बाद जो है क्या किया गया, इनको ऑनरेबली जो है ट्रीट किया गया कि मुगल्स ने इनको क्या किया कि इनकी जो लैंड थी वो वापस दे दी, जिसे वतन कहा गया है, और वतन के जो है असाइनमेंट दी गई कि वो क्या करें, अपने लैंड वापस रख लें, वतन जागीर जिसे कहा गया। कहते हैं कि जो केयरफुली बैलेंस था, इसमें जो है क्या किया गया, डिफीट तो किया गया, एक दूसरे को ह्यूमिलेट नहीं किया, बेइज्जत नहीं किया गया। तो इसी तरीके से मुगल्स ने एक्सटेंड किया अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी सारे ऐसे किंग्स जो चीफ्टेंस के ऊपर, लेकिन काफ़ी टाइम तक हम देखते हैं कि इनका बैलेंस बना रहा है, लेकिन लंबे अरसे तक इस बैलेंस को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल काम था। उसके बाद बात आती है हमारे पास मनसबदार से जागीरदार। मनसबदार कौन होते थे और जागीरदार कौन होते थे? कहता है कि एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people from a small nucleus of Turkish nobles, Turanis. They expanded to include Iranians, Indians, Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. Those who joined Mughal services were enrolled as मनसबदार्स। कहते थे कि जब ये क्या कर रहे थे, जो मुगल्स थे अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, तो तब ये क्या कर रहे थे, डाइवर्स पार्टीज़ को रिक्रूट कर रहे थे। जैसे स्मॉल न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो कुछ तुर्किश थे हमारे पास, कुछ ईरानियन, इंडियंस, मुस्लिम, अफगान्स, राजपूत, मराठास। ये लोग क्या करते थे, इनको अपनी सर्विसेज में ज्वाइन करवाते थे, इनरोल करवाते थे, इनको नाम दिया जाता था, ये क्या है, मनसबदार। उसके बाद कहता है कि द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल्स हु होल्ड अ मनसब्स मीनिंग अ पोजीशन और रैंक। जो टर्म मनसबदार है, ये इंडिविजुअल कहते थे कि रेफर्स करती है कि ऐसा इंडिविजुअल जो क्या कर रहा है, एक पोजीशन को होल्ड कर रहा है। इट वाज ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल्स टू फिक्स। ये जो ग्रेडिंग सिस्टम था या रैंक सिस्टम था, इसको मुगल ही फिक्स करते थे। आप इनका रैंक जो है वो मुगल फिक्स करते थे, सैलरी क्या है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो सभी जो है मुगल जो है उस टाइम फिक्स करते थे। रैंक एंड सैलरीज वर डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कॉल्ड ज़ात। ये जो रैंक्स और सैलरी जो इनकी होती थी, डिटरमाइन की जाती थी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से, इनकी जिसे ज़ात कहा जाता था। द हायर द ज़ात एंड मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल पोजीशन इन कोर्ट्स एंड द लार्जर हिज सैलरी। अगर ज़्यादा कोई हाई ज़ात का होगा तो उसको ज़्यादा जो है ऊंची पोजीशन दी जाएगी और ज़्यादा जो है उसकी सैलरी होगी। द मनसबदार सैलरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार आर कैवेलरी मैंस। कहते हैं कि मनसबदार जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती थी कि ये क्या करेगा, काफ़ी सारे रिक्वायर्ड करेगा स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार्स या कैवेलरी मैंस ऐसे लोग होते थे जो मिलिट्री का काम करते थे। जैसे आर्मी को ये क्या करते थे, रिक्रूट करते थे उस टाइम। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवेलरी मैंस फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड देयर हॉर्सेस, ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरीज। ये मनसबदार क्या करते थे, ब्रॉड करते थे इन कैवेलरी मैंस को, जिनको सवार कहा जाता था, रिव्यू कराते थे, रजिस्टर्ड करवाते थे उनके हॉर्सेस के ब्रांड को, और मनी रिसीव करते थे उनकी सैलरी के लिए। मनसबदार रिसीव द सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स विच वर सम वर्ड्स लाइक इतकास। जो मनसबदार थे अपनी सैलरी जो है, जो असाइनमेंट की जाती थी, इनको ये जो असाइनमेंट रेवेन्यू वगैरह जो कलेक्ट किया जाता था उससे अपनी सैलरी लेते थे, जिनको जागीर नाम दिया जाता है। तो कुछ जगह पे जो है इसको इतकास भी कहा जाता है, जैसे हम लैंड की बात करते हैं। बट अनलाइक मुक्तिज़ होता है जो इतकास के ऊपर जो क्या करता था, रूल करता था, कंट्रोल करता था। मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन आर एडमिनिस्ट्रेटर देयर जागीर्स। काफ़ी सारे ऐसे मनसबदार थे जो एक्चुअली जो है एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर रिजाइड नहीं करते थे या जागीर के ऊपर रिजाइड नहीं करते थे। दे ओनली हैड रजिस्टर्ड टू रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स विच वाज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स व्हाइल द मनसबदार देमसेल्फ सर्व इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब कहते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे जो हैं वो क्या कर रहे थे, उनने सिर्फ क्या करते थे, जो उनको असाइनमेंट देते थे उसके ऊपर जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और जो सर्वेंट्स थे, मनसबदार जो है वो क्या करते थे, जो खुद को जो है क्या करते थे, किसी और कंट्री के किसी और पार्ट में जाके क्या करते थे, सर्व करते थे।
उसके बाद अगर हम बात करें इन अकबर रेंस, अकबर के दौर की बात करें, दीज जागीर्स फॉर केयरफुली अजेस्ट टू दैट देयर रेवेन्यूज़ फॉर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार्स। अकबर के रेन की अगर हम बात करें तो ये जो जागीर्स होती थी केयरफुली असेस किया जाता था कि ये क्या करेंगे, रेवेन्यूज़ वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार्स। इतनी जो है जितनी एक मनसबदार की सैलरी है उसके इक्वल जो है उसको जागीर जो है वो दी जाती थी। औरंगज़ेब के रेन की अगर हम बात करें, दौर की बात करें, दिस वाज नो लॉन्गर द केस, वाज द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस दैन द ग्रांटेड सम्स। अब क्या किया जाता था, औरंगज़ेब के दौर की अगर हम बात करें तो ये जो एक्चुअल रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था, ये जो जितना उसको एरिया दिया जाता था, जितना उसको काम दिया जाता था, उसके जो है लेस देन जो है क्या किया जाता था, इसको जितना जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करता था उससे कई कम जो है उसको सैलरी वगैरह दी जाती थी। जब क्या हो, देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार विच मीट अ लॉन्ग वेट बिफोर द रिसीव्स जागीर। जब जो नंबर जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो गया मनसबदार्स का, इन जागीरदार्स का, तो इनको जो है लंबे अरसे तक वेट करना पड़ता था अपनी जागीर जो है वो रिसीव करने के लिए। दीज आर अदर फैक्टर्स क्रिएटेड ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स। काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनने जो है जागीर्स को जो है क्रिएट करने में शॉर्टेज जो है वो डाल दी थी। एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वेल दे हैड जागीर्स। जिसका नतीजा ये होता है कि काफ़ी सारे जागीरदार जो है वो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी जागीर में से खुद जो है क्या करना शुरू कर दिया, एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया रेवेन्यू को। औरंगजेब वाज अनएबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रीन एंड द पीजेंट्री देयरफॉर सफर ट्रिमेंडसली। तो लास्ट टाइम पे अगर हम बात करें, औरंगजेब जो था उसने जो है अनएबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट, से जो डेवलपमेंट हो रही थी वो खुद जो क्या कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, उसको जो है नहीं रोक पाया। तो जिसका मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर के दौर में काफ़ी सारे जो पीजेंट्री थे उनने क्या करना शुरू कर दिया, वो सफ़र करना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा। उसके बाद आती है हमारे पास ज़ब्त एंड ज़मींदार्स। दो इंपॉर्टेंट टर्म आती हैं हमारे पास, ज़ब्त एंड ज़मींदार। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल्स रूलर वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स paid tax through the rulers elites, that is the headmen of the local chieftains. The Mughals used one term zamindars to describe all intermediaries, whether they were local headmen of village or powerful chieftains. कहता है कि ये जो मुगल्स रूलर्स थे इनके जो इनकम का मेन सोर्स था ये क्या था, जो पीजेंट्रीज जो प्रोड्यूस करते थे उसके ऊपर जो टैक्स लेते थे वो रिसोर्स था इनका। और काफ़ी सारी ऐसी जगहों पे हम देखते थे ये जो पीजेंट्री जो टैक्स पे कर रहे थे किसके थ्रू करते थे, रूरल एलीट जो थे, पढ़े लिखे लोग थे उनके, या लोकल चीफ थे जिसे हम कहते हैं क्लान का जो हेड था या विलेज का हेड मैन था, या मुगल्स यूज़ करते थे वन टर्म ज़मींदार। तो वो जो हेड मैन था उसके लिए टर्म यूज़ की जाती थी ज़मींदार। तो अब ये जो ज़मींदार था ये डिस्क्राइब करता था जितनी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पावरफुल चीफ टेंस को माना जाता था, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये संभालता था, इसको ज़मींदार कहा जाता था। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडार माल्स, जो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर्स थे उनको टोडार माल कहा जाता था। कैरिड आउट ऑफ केयरफुली सर्वे ऑफ क्रॉप बिल्डिंग्स प्राइस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर ए 10 years पीरियड 1570 to 1580. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. Each province was fixed divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as ज़ब्त। अब कहते हैं कि अकबर के टोडार माल जो थे ये क्या करते थे, हर 10 साल के बाद सर्वे करते थे कि जिसमें वो देखते थे कि फील्ड कितना है जिसके ऊपर जो है क्रॉप लगाई जा रही है, तो उसके ऊपर वो क्या करते थे, टैक्स फिक्स कर देते थे। तो हर 10 साल तक जो है वो उसी रेट से जो है वो टैक्स लिया जाता था। ये जो रेवेन्यू सिस्टम जो फिक्स किया जाता था कैश इंडिविजुअल की क्रॉप के ऊपर, इसे ज़ब्त कहा जाता था। ये इट वॉज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटर कुड नॉट सर्वे द लैंड्स एंड कीप वेरी केयरफुली अकाउंट्स। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस सच एज गुजरात एंड मुगल। कहते हैं कि ये जो है प्रिवेलेंट थी उन एरियाज़ में जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेटर खुद जो है वो सर्वे नहीं कर पा रहे थे, खुद जो है लैंड को कीप नहीं कर पा रहे थे केयरफुली, उसका अकाउंट जो है उनके पास नहीं आ रहा था। तो ये क्या था, ये पॉसिबल नहीं था काफ़ी सारे ऐसे प्रोविंसेस जिसमें गुजरात और बंगाल की बात करें। कहते हैं कि इन सम एरियाज द ज़मींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर्स। काफ़ी सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पे ज़मींदार जो है ग्रेट डील जो है अपनी पावर्स की एक्सरसाइज करते थे। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव them to rebellions. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebellion against Mughal authority. These peasants revolt challenge the stability of the Mughal empire from the end of the 17th century. तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन की जा रही थी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो इसने क्या करना शुरू कर दिया, बगावत जो है इसके खिलाफ जो है बगावत शुरू करना शुरू कर दिया। काफ़ी सारे ज़मींदार और जो पीजेंट्स थे सेम कास्ट
कास्ट के, उन्होंने मुग़ल अथॉरिटी के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत करना शुरू कर दी। पीजेंट्स ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया, चैलेंज करना शुरू कर दिया मुग़ल एम्पायर को 17th सेंचुरी के एंड की अगर हम बात करें। तो उसके बाद आता है अकबरनामा एंड एन ए अकबरी, जो है अकबर की लाइफ का अकाउंट है, उसकी जो दौर की जो है कुछ अकाउंट्स लिखे गए हैं उसके बारे में। तो अकबर ने आर्डर किया कि अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को, अबुल फजल को, कि वो क्या करे, उसके दौर की हिस्ट्री लिखे। तो उसने उसके दौर की हिस्ट्री लिखने में 3 जो है वो वॉल्यूम्स में जो है उसकी हिस्ट्री लिखी है। पहला जो था टाइटल उसका, जिसका टाइटल था अकबरनामा, तो फर्स्ट वॉल्यूम जो था वो डील करता है अकबर के एंसेस्टर्स के साथ, उनके फोरफादर्स के साथ। सेकंड वॉल्यूम जो है उसने रिकॉर्ड किया कि अकबर का दौर कैसा था। और थर्ड वॉल्यूम, जिसको एन ए अकबरी कहा जाता है, वो डील करता है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ कैसी थी, हाउस होल्ड कैसा था, आर्मी कैसी थी, रेवेन्यू कैसा था, जोग्राफी कैसी थी उसके एम्पायर के टाइम। इसके अंदर ये हमें जो है एक काफ़ी अच्छी जो है डिटेल बताता है अकबर के दौर की, अकबर के रेंज की, ट्रेडिशंस, कल्चर्स क्या है, इंडिया के अंदर लोग की, पीपल्स की लाइफ कैसी थी। उसके अंदर जो है हम एक क्या है रिच स्टैटिकल डिटेल जो है एन अकबरी के अंदर जो है वो दी गई है। क्रॉप्स क्या थी, प्राइसेस क्या थे, वेजेस क्या थे, रेवेन्यू क्या थे, ये क्या था एन अकबरी के अंदर जो है, जो अबुल फजल ने राइट की थी उसके अंदर दिया गया था। उसके बाद आता है नूरजहां से इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। जहांगीर के जो पूरा दौर चल रहा था, इसमें जो है नूरजहां का क्या इन्फ्लुएंस था। मेहरुन्निसा नाम की औरत थी जो एम्पेरर जहांगीर से जो है 1611 में इसकी शादी हुई थी, और इसने टाइटल हासिल किया था नूरजहां का। ये क्या है काफ़ी लॉयल रही है और सपोर्टिव रही है जहांगीर के साथ। और क्या कहा है कि जहांगीर ने क्या किया था, सिल्वर के कॉइन बनाए थे, जिसकी एक तरफ जो है उसने अपना नाम लिखा, तो दूसरी तरफ जो है अपनी जो उसकी क्वीन थी नूरजहां, क्वीन बेगम नूरजहां, तो उसका नाम जो है वो लिखा था। काफ़ी सारे ऐसे जो है फरमान जारी किए थे नूरजहां के लिए। तो एक जो है स्केर सील जो है, जिसे सील जो है वो जो है जारी की थी। उसके बाद काफ़ी सारे जो हैं इस तरीके के जहांगीर ने क्या किया, उसको क्या किया, काफ़ी सारे जो है आज़ाद से जो है नवाजा था। ये जो क्या था नूरजहां की बात है, तो वो भी क्या थी, काफ़ी सपोर्टिव रही है इसके साथ। उसके बाद आता है सुल आई कुल। तो जहांगीर, अकबर का जो सन था जहांगीर, उसने अपने फादर की पॉलिसी सुल आई कुल को जो है फॉलोइंग वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब किया है कि उसकी जो है पॉलिसी क्या थे। उसने कहा है कि जो वाइड एक्सपेंस थी जो है डिवाइंस, खुदा की तरफ से बनाई गई जो है एक वाइड एक्सपेंस थी, फैला हुआ जो पूरी दुनिया थी। तो इसके अंदर क्या देख रहे थे कि हर एक क्लास के लिए, हर एक क्रीड के फॉलोअर्स के लिए अलग अलग रूम था। मतलब क्या थी, हमारी सोसाइटी पूरी तरीके से क्या थी, डिवाइड थी। कहता था कि इन हिज इंपीरियल डोमिनेंस, जो इसकी इंपीरियल जो डोमिनेंस थी उसके अंदर उसने कहा कि क्या होना चाहिए, सबके लिए एक लिमिट्स होनी चाहिए, एक ही रूम होना चाहिए। क्या है, जो प्रोफेसर्स हैं अपोजिट रिलीजन्स के, जो बिलीव्स हैं गुड एंड बैड्स के लिए क्या थे, इस तरीके के क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है क्या थे, ये कास्ट सेक्ट्स में जो है वो बटे हुए थे उस टाइम। तो कहता था कि शियाज हैं, सुन्नीज़ हैं, ये क्या होना चाहिए, एक ही मस्जिद में जाना चाहिए, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, एक ही चर्च में प्रे करने चाहिए, और प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल पीस जो है उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, यूनिवर्सलिटी को फॉलो करना चाहिए सबके लिए। उसके बाद आता है मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। जो मुग़ल एम्पायर जो है 17th सेंचुरी में, उसके बाद उनका क्या जो है कंडीशंस थी। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुग़ल एम्पायर लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटीज़। कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो तो और मिलिट्री एफिशिएंसी की अगर हम बात करें मुग़ल एम्पायर की, तो क्या था, इसका इकॉनमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी रही है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ने डिस्क्राइब किया कि ये क्या है, लैंड ऑफ वेल्थ है, काफ़ी अमीर है, लेकिन काफ़ी जो है यही विजिटर जो है दूसरी तरफ जो है स्टेट ऑफ पॉवर्टी की बात भी करते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि इनइक्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं 20th सेंचुरी के नूरजहां के टाइम में, जो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि हाईएस्ट रैंकर जो थे मनसबदार के, वो सिर्फ 445 थे, जिनमें से टोटल 8000 जो थे। आप कहते हैं कि इनमें से सिर्फ 5.6% जो है टोटल नंबर ऑफ मनसबदार से जो रिसीव करते थे। 61.5% ऑफ टोटल एस्टिमेट रेवेन्यू जो है वो क्या करते थे, लेते थे, जिससे ये क्या करते थे, एम्पायर्स की जो रेवेन्यू जो एम्पायर्स का था उसमें से अपनी जो है सैलरीज निकालते थे, और अपने जो ट्रूपर्स थे उनको सैलरी देते थे। द मुग़ल एम्पायर्स की अगर हम बात करें, और मनसबदार जो थे ये क्या करते थे, अपने जो सैलरीज और इनकम जो थे वो सैलरीज में और गुड्स में क्या कर देते थे, स्पेंड कर देते थे। अब एक्सपेंडिचर्स की अगर हम बात करें, तो ये जो बेनिफिटेड द आर्टिजन एंड पीजेंट्री हु सपोर्टेड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। ये जो एक्सपेंडिचर था ये ज़्यादा बेनिफिटेड किस चीज़ के, किन लोगों के थे, जो आर्टिजन थे और पीजेंट्स थे,
जो सप्लाई करते थे गुड्स की और प्रोड्यूस की। बट स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल विद इन्वेस्टमेंट इन द लैंड ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो स्केल था, अगर हम बात करें तो काफ़ी कम जो है इन्वेस्टमेंट जो प्राइमरी प्रोड्यूसर के हाथ में रहती थी। पीजेंट्स की अगर हम बात करें या आर्टिजन की बात करें, अभी पोरेस्ट अमंग देम स्लीव्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ माउथ एंड दे हैव हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग एडिशनल रिसोर्स। आप कहते हैं कि जो पोरेस्ट थे ये क्या थे, सिर्फ हाथ और मुंह की एग्जांपल यहाँ पे दी गई कि सिर्फ क्या है, ये सिर्फ अपना क्या कर पा रहे थे, सिर्फ अपना जो है पेट भर पा रहे थे, खाना खाने के लिए जो है इनके रिसोर्सेज जो है वो काम आते थे। उसके बाद आता है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी टूल्स एंड सप्लाईज। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए द वेल्थियर पीजेंट्सी एंड आर्टिजन ग्रुप्स द मर्चेंट एंड बैंकर्स प्रॉफिट इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। तो ये क्या कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से जो वेल्थियर पीजेंट्स थे, आर्टिजन ग्रुप्स थे, मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, यही क्या कर रहे थे, इस इकोनॉमिक वर्ल्ड में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे थे। कहते हैं कि तो ये जो है इनॉर्मस वेल्थ और रिसोर्स कमांडेड बाय मुगल्स लीडर्स मेड देम एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ द पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। ये जो रिसोर्स और वेल्थ के ऊपर जो है पूरी कमांड थी मुगल एलिट्स की, तो ये क्या कर पा रहे थे, पूरी तरीके से जो है पावरफुल ग्रुप बना दिया था लेट 17th सेंचुरी में। कहते थे ये मुगल जो अथॉरिटी थी आस्ता आस्ता स्लोली डिक्लाइन होना शुरू होगी। जो सर्वेंट्स जो थे ये एमर्ज होना शुरू हो गया। पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर, काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे क्या थे, ये जो इनके सर्वेंट्स वगैरह थे ये जो है पावरफुल होना शुरू हो गए। न्यू डिनेस्टीज़ को जो है बनाना शुरू कर दिया और न्यू प्रोविंसेस जैसे हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, इनके ऊपर अपनी कमांड करना शुरू कर दिया। अब इनके बाद क्या हुआ, दे कंटिन्यू टू रिकॉर्ड द मुगल एम्पायर इन दिल्ली एंड दिस मास्टर द 18th सेंचुरी द प्रोविंस ऑफ द एम्पायर्स हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे जो है ऐसे प्रोविंस थे या एम्पायर्स थे जिनको जो है इन्होंने इंडिपेंडेंट जो है पॉलिटिकल आइडेंटिटी देना शुरू कर दिया और मजबूत बनाना शुरू कर दिया। तो इसके साथ जो है ये आपका चैप्टर जो है ये फिनिश हो जाता है। तो उसके बाद आपके आ जाते हैं मैच द कॉलम्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं या क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।